हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उस पर बात करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो है आप लोगों का, उसमें हम लघु उत्तरीय और जो अति लघु उत्तरीय है दोनों जो है हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, हम उधर लिंक डाल देते हैं। कंप्लीट है। तो चलिए पहला प्रश्न में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। हम थोड़ा जो है स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, तो आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, नहीं तो भूल जाएगा आप लोग। कर इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताना है। यानी कि इटली के एकीकरण में जो है काउंट काबूर जो था उसको, मेजनी का, गैरिबाल्डी, इस सब का क्या क्या योगदान रहा उस पर बात करते हैं। तो चले देखते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों का यहाँ पे है मेजनी के बारे में ना, मेजनी के बारे में। उससे पहले हम लिखेंगे जो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अब नाम थोड़ा देख लेते हैं, इस सब का कार्य भी जो है, इस सब का क्या क्या काम था उस पर भी हम विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे जो आपका जो है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो है प्राथमिकता है, ये लिखना कोई ज़्यादा अथी है नहीं, ज़रूरत है नहीं। चले ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम। जो मेजनी का क्या योगदान था, करा मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था ना। यानी कि मेजनी था क्या था, साहित्यकार और गणतांत्रिक विचार का समर्थक था, ठीक है, तथा एक योग्य सेनापति था। चलिए आगे देख लेते हैं। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। यानी कि मेजनी जो है संपूर्ण, यानी कि पूरा इटली को जो है एक करके जो है उसको जो है एक गणराज्य बनाना चाह रहा था। कौन? मेजनी, ठीक है। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। कंप्लीट है। देखो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, जो यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की, ठीक है। और वैसे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछेगा, तो आप लोग जो है बने रहेगा। तो यहाँ पे हम मेजनी के बारे में बता दिए। अब हम आगे बताएंगे काउंट काबूर के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या योगदान था। तो देखिए काउंट काबूर का योगदान देख लेते हैं। करा इनका मानना था कि कूटनीति और युद्ध के नीति के माध्यम से ही इटली का एकीकरण हो सकता है। बात समझ रहा है ना। यानी कि काउंट काबूर का क्या मानना था, जो इसका जो मानना था, जो कूटनीति के नीति से ही, यानी कि कूटनीति और युद्ध के नीति के माध्यम से ही जो है इटली का एकीकरण क्या है, संभव हो सकता है, ठीक है। काबूर के प्रयास से ही उत्तर मध्य इटली में जनमत कराया गया, और काउंट काबूर जो है उत्तर मध्य इटली में क्या किया, जनमत करवा दिया था। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं गैरिबाल्डी का क्या योग। चले तो आगे हम बात करते हैं गैरिबाल्डी पे, ठीक है। करा गैरिबाल्डी जो था इटली के एकीकरण में, गैरिबाल्डी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। देख लेते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशक्त सेना बनाई थी। यानी कि गैरिबाल्डी क्या किया था, उसके बाद जो भी कर्मचारी था, जो भी स्वयंसेवक था, सबकी जो है सशक्त सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोगों से, जो लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था, तो गैरिबाल्डी। आप लोग याद रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था ना। इसकी सहायता से 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। यानी कि गैरिबाल्डी क्या किया, लाल कुर्ती का गठन किया, जिसमें उसके बाद जो भी युवा था, जो भी युवा कर्मचारी था, वो सबको शामिल करता है, और उसी की सहायता से, उसी के बलबूते पर जो है 1860 ईस्वी में जो है नेपल्स के राजा को जो है पराजित कर दिया। यानी कि नेपल्स पर जो है अपना नेपल्स के राजा को हरा दिया, ठीक है, और वहाँ जो है गणराज्य की स्थापना कर दिया। कंप्लीट है। तो इस प्रकार जो है गैरिबाल्डी के योगदान को आप लोग समझे, और एक नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। तो चलिए आगे जो है हम 2 नंबर प्रश्न
देख लेते हैं। चलिए, तो 2 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न आपका कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क का क्या योगदान था, बिस्मार्क का जो है क्या भूमिका रहा, उस पर बात करते हैं। करा पर्सा का राजा विलियम प्रथम, पर्सा का राजा कौन था, विलियम प्रथम था ना, ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी कि पर्सा के राजा क्या किया, पर्सा के राजा जो विलियम प्रथम था वो जो है जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए जो है बिस्मार्क को वहां का क्या कर दिया, एक तरह से वहां का चांसलर बना दिया। कहाँ का, जर्मनी का। एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। यानी कि बिस्मार्क जो था वो बिस्मार्क क्या था, एक प्रख्यात मतलब कि एक तरह से बहुत ही समझदार और बहुत ही जो है जाना पहचाना, यानी कि बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी था। ठीक है, राष्ट्रवादी था ये। ठीक है, राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। मतलब कि देखिए, ये जो बिस्मार्क का मानना ये था, जो हम अगर सही राह पे चलेंगे ना, यानी कि न्याय के रास्ता पे चलेंगे, आदर्श के रास्ता पे चलेंगे, तो जर्मनी का एकीकरण कहीं संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए वो जो कहा, जो इसका जो जर्मनी का एकीकरण जो है रक्त और लौह की नीति पे होगा, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो युद्ध के माध्यम से होगा। ठीक है, नीति से होगा। बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। यानी कि क्या किया बिस्मार्क, जो आर्थिक स्थिति से तो पर्सा को सुधारा है, और उसके बाद वहाँ के जो जर्मनी का जो वहाँ का जो सैनिक था, जो पर्सा का जो सैनिक था, उसको जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, मजबूत बनाया उसको। ठीक है, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क था, किस किस से युद्ध किया सो देखते हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इस सब के साथ जो है युद्ध किया कौन, बिस्मार्क। सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। यानी कि जो सेडान का युद्ध उसमें फ्रांसीसी को जो है बुरी तरह से हरा दिया। इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कंप्लीट है, हम लिख सकते हैं जो इस प्रकार जो बिस्मार्क जो है उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कंप्लीट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ा सा भी दिक्कत नजर आ रहा है ना, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, और उसमें जो है अपना प्रश्न जो है पूछिए, हम बेझिझक बताएंगे आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है आपको जो है 3 नंबर प्रश्न तुरंत बता रहे हैं। चलिए, तो 3 नंबर प्रश्न पे हम विचार करते हैं। 3 नंबर का जो प्रश्न आपका क्या करा उसको देखिए जरा। करा राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। यानी कि किस कारण से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और राष्ट्रवाद का जब उदय हो गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले जो है हम राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे उस पर बात करेंगे। तो लिखेंगे जो राष्ट्रवाद के उदय के निम्न कारण थे। क्या थे वो, निम्न कारण थे ना, देख लेते हैं। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। यानी कि यूरोप में जो है जहां से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ और नेपोलियन का जो विजय शक्ति था, ठीक है, और नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवादी भावना का उदय किया था, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं जो यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या होता है, उदय होता है। कंप्लीट है। दूसरा का देख लेते हैं। नेपोलियन अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। यानी कि नेपोलियन जो है जो राष्ट्र पे विजय पाया, सब में जो है राष्ट्रवादी भावना जो है एक तरह से राष्ट्रवादी भावना बढ़ने लगा। ठीक है, चले तो आगे देखते हैं। आगे है 3 नंबर का है, इसमें कह रहा है शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी शिक्षित वर्ग के लोग थे और जो मध्यम वर्ग के लोग ना, जैसे मध्यम वर्ग में क्या शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए, ये इन सब में भी राष्ट्रवादी की भावना का जो है विकास धीरे धीरे होने लगा। ऐसे वर्ग क्रांतिकारियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था।
कंप्लीट है। अगर फ्रांस की क्रांतिकारी की बात किया जाए तो ऐसे वर्ग जो है मध्यम वर्ग के लोग जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। कंप्लीट है। तो ये था आप लोगों का 3 नंबर। और अभी जो है हम पढ़ता है आप लोगों का इसका जो उदय के कारण, ठीक है। अब हम इसका प्रभाव भी पूछ रहा है, तो प्रभाव भी हम बताएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा हटा के इसको रख लेते हैं ना। देखिए क्या करा है, जो आगे है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव, वो तो कारण था जो किस किस कारण से जो है जो वहाँ पे जो है यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद फैला। यहाँ पे है जो राष्ट्रवाद का उदय तो हो गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा ना। कह रहे राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव अनेकों थे, अनेकों क्रांतियां और आंदोलन हुए। मतलब कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया ना, तो राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से जो है अनेकों, ठीक है, यानी कि बहुत सारा क्रांति हुआ और बहुत सारा आंदोलन भी किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिससे अनेकों नए राष्ट्रों का उदय हुआ, और जैसे जो है राष्ट्रवाद की भावना जगा तो वहाँ पे जो है अनेकों नया राष्ट्र जो है पनपने लगा। वहाँ पे पनपने मतलब उदय हुआ एक तरह से। चलिए देख लेते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यानी कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का जो प्रभाव जो है वो हुआ जो अफ्रीका में और एशियाई देश जो भी था वहाँ पर भी पड़ा। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो गया। यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, जो अफ्रीका वाला देश था, एशिया और अफ्रीका वाला देश, यहाँ पर भी जो है ना राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है आंदोलन शुरू हो गया था। तो चलिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद के उदय से निरंकुश शासकों के प्रभाव कमजोर हो गए। मतलब कि जैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जो कहीं का भी कोई राजा हो उस सब का जो है एक तरह से उदय होना यानी कि उसका प्रभाव जो है बहुत कम हो गया। निरंकुश शासन जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवादी दौर में शामिल हो गया। यानी कि राष्ट्रवादी की भावना जैसे ही पनपने लगा तो यूरोप के जितने शक्तिशाली राष्ट्र था उस साम्राज्यवादी दौर में जो है शामिल हो गया। कंप्लीट है। तो ये लगभग 3 का आंसर जो है आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 4 नंबर प्रश्न जो है आपको बता रहे हैं। लगभग में जो है अंतिम तो नहीं कह सकते, एगो और होगा ना। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, फटाफट देखेंगे हम। कह रहा है जो जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। यानी कि 1830 में जो क्रांति हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था ना। यानी कि जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई ना वो चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था वो देख लेते हैं। चार्ल्स दशम ने पोगलिक को जो है पोगलिक को, यहाँ पे हम कुछ गलती लिख दिए हैं, पोलिग्निक होता है। क्या होता है पोलिग्निक, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पोलिग्निक को क्या करता है, जो प्रधानमंत्री बना दिया। कौन, चार्ल्स दशम प्रधानमंत्री तो बना दिया। देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। पोलिग्निक प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो पोगलिक जो था ना, नाम बोलने में थोड़ा नहीं बल रहा है इसका, जो ये जो था पोलिग्निक, वो क्या किया, जो जैसे चार्ल्स दशम उसको जो है प्रधानमंत्री बनाया तो ये अपना बहुत सारा दिमाग लगाने लगा। मतलब जनता के लिए तो कुछ करना नहीं था, आर्थिक व्यवस्था पे, सामाजिक व्यवस्था पे जनता के लिए कुछ नहीं करता था। ठीक है, मतलब कोई काम जो है नहीं करता था, जनता उससे नाखुश था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जो समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो है एक शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना कर दिया। तो इससे क्या होता है इसे देख लेते हैं। अधिकार देने का प्रयास किया ना, यानी कि वही यहाँ पर लिखा है, अविभाज्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पोलिग्निक ने इस कदम को उदारवादियों ने षड्यंत्र समझा। यानी कि पोलिग्निक का जो ये कदम था, जो अविभाज्य वर्ग की स्थापना का जो वो एक तरह से अधिकार देना चाहा, ठीक है, शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना करना चाहा, तो जो भी वहाँ के उदारवादी लोग थे उनको लगा कि जो पोलिग्निक जो है हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा है, समझे। तो उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, जो इस कदम को उदारवादियों ने षड्यंत्र समझा। कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं। प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने पोलिग्निक के विरोध में आवाज उठाने लगा। यानी कि जो भी वहाँ के उदारवादी लोग थे वो पोलिग्निक के विरोध में जो है आवाज उठाने लगे। ठीक है, आवाज उठाने का मतलब एक तरह से आंदोलन करने लगे उसके खिलाफ। ठीक है, इस विरोध के जवाब के रूप में
चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। अध्यादेश के मतलब होता है वो जो आदेश देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी का जो सरकार है वो आदेश देता है तो जनता लोग क्या करता है, उसका पालन करता है। तो वही चार्ल्स दसम जो है कुछ ऐसे 25 जुलाई 1830 को कुछ ऐसा अध्यादेश लाया जो उदारवादी को मानना था, ठीक है। लेकिन उदारवादी लोग क्या किया, इसको मतलब उदारवादी को मतलब एक तरह से ऐसा कुछ नियम बना दिया जो उदारवादी को मानना था, और वो मानने के बाद जो है लगता है इसको जो उदारवादी की नीति को दबाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। देख लेते हैं फिर इसी क्रांति के विरोध में जो अध्यादेश जारी किया ना, तो वही क्रांति के विरोध में, अध्यादेश के विरोध में जो है क्या किया, ये सब जो है दबाने का। फिर इसी क्रांति के विरोध में पेरिस में क्रांति का लहर दौड़ गया, कंप्लीट है। और क्या हुआ, जो जैसे अध्यादेश जारी करता है कि पेरिस में जो है वहां पे आंदोलन शुरू कर देता है लोग, पेरिस के अंदर जो है क्रांति की लहर दौड़ गई, और फ्रांस का जो है जुलाई 1830 क्रांति कहा जाता है। इसी प्रकार जो है जो फ्रांस का क्या बन जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति बन जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए ये जो है अंतिम वाला प्रश्न हम आप लोगों के लिए हैं। मन होगा तो चैनल को बीच में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। देख लीजिए, कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, ठीक है। यानी कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का जो है संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। कह रहा यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, यानी कि यूनान का अपना ही एक अलग अतीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था, तुर्की साम्राज्य। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, यूनान किसके अधीन था, तुर्की साम्राज्य के। फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं की लहर जगी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो है यूनान के लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना का लहर जगा। तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोग भी आंदोलन करने लगे। यानी कि क्या हुआ, जो तुर्की शासन से, क्योंकि यूनान पर किसका अधिकार था, तुर्की का। तुर्की शासन से अलग होने के लिए ना यूनान के लोग जो है आंदोलन करने लगे, कंप्लीट है। तुर्की शासक ने आंदोलन को दबाने के लिए वहां के लोगों को कुचलने लगा। यानी कि क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, जो जैसे ये लोग यूनान के लोग जो है तुर्की से आजाद होने के लिए आंदोलन किया, तो आंदोलन को दबाने के लिए जो है तुर्की का जो शासक था वहां के लोग को कुचलने लगा, यानी कि उस सबको मार काट करने लगा, कंप्लीट है। फिर लंदन में हुआ एक सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तीनों मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मतलब उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या होता है, जब कुचलने का यह प्रयास किया तो लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों देश मिलकर के तुर्की के खिलाफ जो है यूनान की तरफ से जो है तीनों देश मिल करके संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की बुरी तरह हार गई, और जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है तुर्की जो है बुरी तरह से हार गई, ठीक है। या युद्ध हो या फिर कोई समझौता हो, लेकिन तुर्की जो है पूरी तरह से हार गई, और फिर तुर्की शासक से मुक्त होकर यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जैसे ही तीनों राष्ट्र से हार जाता है ना कौन, तुर्की, तो फिर से जो है यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित